नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल ग्रैंड गौरव के ऊपर। इंडियन ट्रेडिशन, कल्चर एंड सोसाइटी के अंतर्गत आज हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के सेट 8 को लेकर आए हैं KNC 502 और KNC 602 के अंतर्गत। तो अब हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन सीरीज को कर चुके हैं। लगभग 7 क्वेश्चन सीरीज हम लोगों ने कर ली है। 8वें क्वेश्चन सीरीज के साथ आज हम लोग आगे बढ़ेंगे। इसमें भी हमने अलग अलग यूनिट से अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर क्वेश्चंस को फ्रेम करा है और आपके लिए लेकर आए हैं। तो चलिए चलते हैं क्वेश्चंस की तरफ। और चलने से पहले आपसे रिक्वेस्ट ज़रूर करूंगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारे चैनल को पहुंचाने का काम करें। जो क्वेश्चन सेट हैं ये एग्जामिनेशन के पर्पज से बहुत इम्पोर्टेंट हैं। और अभी एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिशन की डेट भी यूनिवर्सिटी ने लेट फीस के साथ बढ़ा दी है, तो वो भी थोड़ा ध्यान रखना है सभी को। और इसी सीक्वेंस में आपके एग्जामिनेशंस भी थोड़े से डिले होंगे, लेकिन अच्छी बात है कि आपको प्रिपरेशन के लिए और अच्छी प्लानिंग के लिए पूरा टाइम प्राप्त होगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन सीरीज के सेट्स को और देखते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पुरुषार्थ इज नॉट अ पार्ट ऑफ त्रिवर्ग? अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम। तो यहाँ पे प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा पुरुषार्थ त्रिवर्ग में शामिल नहीं होता। ठीक, तो हम लोगों ने पुरुषार्थ पढ़ा है। पुरुषार्थ का लेक्चर भी आपको वीडियो के फॉर्म में हमारे चैनल पर अवेलेबल है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। तो जब भी हम पुरुषार्थ की बात करते हैं, पुरुषार्थ 4 प्रकार के हैं: अर्थ, धर्म, मोक्ष और काम। जिसमें से आपको मैंने उस टाइम पढ़ाते टाइम भी ये बात करी थी और बताया था कि जब भी हम पुरुषार्थों की बात करते हैं तो यो वेदों में पुरुषार्थों के 3 रूप ही हमें देखने को मिलते हैं। एक तो धर्म, उसके बाद अर्थ और उसके बाद काम। ये जो मोक्ष का पार्ट है, मोक्ष वाला जो हिस्सा है, अगर इसको हम देखें तो ये बाद में उपनिषदों के आधार पर यानी वेदों पर आधारित दर्शन के कारण जुड़ा है। तो इसलिए हम त्रिवर्ग में हम केवल धर्म, अर्थ और काम को लेते हैं, मोक्ष को गिना नहीं जाता। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। तो इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है त्रिवर्गों में मोक्ष शामिल नहीं होता। अगला प्रश्न उठाते हैं, हु फाउंडेड द 4 मठास इन द फोर कॉर्नर्स ऑफ इंडिया? भारत के चारों कोनों में 4 मठों की स्थापना किसके द्वारा की गई? माधवाचार्य, भास्कराचार्य, रामानुजाचार्य और शंकराचार्य। तो हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं आदि शंकराचार्य के विषय में ये कहा जाता है कि आदि शंकराचार्य एक ऐसे व्यक्ति रहे जिन्होंने भारत के 4 अलग अलग स्थानों पर, 4 अलग अलग जगहों पर मठों की स्थापना की। अगर हम अलग अलग लेवल पे बात करें तो अलग अलग लेवल पे अलग अलग लोगों ने बहुत सारे काम करे हैं, लेकिन अगर हम शंकराचार्य को देखें तो शंकराचार्य के बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशंस हमें देखने को मिलते हैं और उन कॉन्ट्रीब्यूशंस की वजह से भी हम शंकराचार्य को जानते हैं। तो ध्यान से अगर देखें तो कहा जाता है कि शंकराचार्य ने 4 मठों की स्थापना अलग अलग क्षेत्रों में की, जिसमें से अगर हम देखें तो एक गोवर्धन मठ जो उड़ीसा में है, दूसरा शारदा पीठ कर्नाटक में, द्वारका पीठ और ज्योतिर्मठ उत्तराखंड। तो इस प्रकार से अगर हम देखें तो कौन कौन से मुख्य मठों की स्थापना के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इसके अतिरिक्त इसके अलावा गौड़ापादाचार्य मठ गोवा में, कांची मठ तमिलनाडु में, बेलूर मठ वेस्ट बंगाल में, काशी मठ उत्तर प्रदेश में और रामचंद्रपुरा मठ कर्नाटक में भी स्थापित है। लेकिन अगर 4 मठों के रूप में देखें तो भारत के 4 कोनों पर 4 मठों की स्थापना शंकराचार्य द्वारा की गई। तो इसका सही आंसर है शंकराचार्य। अगला जो प्रश्न है, whose philosophy is called the अद्वैत? निम्नलिखित में से किसका दर्शन अद्वैत के नाम से जाना जाता है? तो अद्वैत वेदांत जो है, अद्वैत दर्शन जो है, ये शंकराचार्य के द्वारा दिया गया है। ऐसा कहा जाता है कि शंकराचार्य ही ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अद्वैत का
सिद्धांत दिया। अद्वैत का अर्थ है नॉन ड्यूअलिज्म, यानी जहां पर ईश्वर को, परमात्मा को या ब्रह्म को एक माना गया, उसको दो अलग अलग चीजों या अलग अलग अस्तित्व के रूप में नहीं देखा गया, आत्मा और परमात्मा एक ही है, ऐसा कहा गया। तो अद्वैत का अर्थ है कि आत्मा परमात्मा है। ठीक, तो ये जो विचार है ये शंकराचार्य द्वारा दिया गया था, अद्वैत वेदांत का सिद्धांत। अगला प्रश्न उठाते हैं, हु वाज द हिंदू सेंट टू हैव as discipline both as disciple both हिंदू एंड मुस्लिम? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संत रहा, कौन सा ऐसा हिंदू संत रहा जिसके शिष्यों की अगर बात करें तो वो हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे? तो इसमें नामदेव ऑप्शन के रूप में है, रविदास, रामानुज और श्री चैतन्य। तो चैतन्य के बारे में कहा जाता है, श्री चैतन्य महाप्रभु के बारे में कहा जाता है कि वो भगवान कृष्ण के अनन्य भक्त थे जो बंगाल से संबंधित थे। और ऐसा कहा जाता है कि उस पीरियड में हिंदू मान्यता के लोग और मुस्लिम मान्यता के लोग, हर मान्यता के लोग पाए जाते थे, लेकिन चैतन्य महाप्रभु के विषय में ये चर्चित है कि उनके शिष्यों की अगर संख्या देखें तो उनके शिष्य समान रूप में हिंदू भी थे और मुस्लिम भी थे। ये एक बहुत बड़ा विषय है। अगला प्रश्न उठाते हैं, द फिरदौसी ऑर्डर ऑफ सूफीज्म इज पॉपुलर इन? देखिए, हम लोग भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन वहां से भी प्रश्न उठा रहे हैं। तो ये जो प्रश्न अभी आप देख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, ये तीनों प्रश्न भक्ति आंदोलन और सूफी आंदोलन से रिलेटेड हैं। तो पहला प्रश्न आपका भक्ति आंदोलन से था। दूसरा प्रश्न जो है फिरदौसी ऑर्डर, यानी फिरदौसी जो परंपरा है, फिरदौसी जो व्यवस्था है, वो सूफीज्म में कहाँ से प्रचलित हुई? पहला ऑप्शन बिहार, दूसरा ऑप्शन वाराणसी, तीसरा ऑप्शन दक्कन और चौथा ऑप्शन दिल्ली। तो इसका सही आंसर जो है वो बिहार से। तो बिहार से कहा जाता है कि बिहार एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ से फिरदौसी परंपरा जो है सूफी मत में वहाँ से उठी है। अगले प्रश्न के तौर पर देखें, हु ऑर्गेनाइज्ड फर्स्ट भक्ति मूवमेंट? पहला भक्ति आंदोलन किसके द्वारा आयोजित किया गया या किसने उस भक्ति आंदोलन को ऑर्गेनाइज किया? तो इस क्वेश्चन के रूप में ऑप्शन देखें अगर, रामानुजम, रामानंद, चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक। तो ऐसा कहा जाता है कि रामानंद जो है, गुरु रामानंद ऐसे पहले व्यक्ति रहे जिन्होंने भक्ति मूवमेंट को बहुत अच्छे तरीके से लेकर के ऑर्गेनाइज किया और उसकी शुरुआत भी उनके द्वारा ही मानी जाती है। अगला प्रश्न उठाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड? इनमें से कौन सा सही तरीके से मैच नहीं है? देखिए, ये क्वेश्चन जो है हम लोग उठा रहे हैं रिफॉर्म्स और मूवमेंट से। 19th सेंचुरी में रिफॉर्म्स और मूवमेंट से ये क्वेश्चन उठाया गया है। तो इस क्वेश्चन को देखें, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा करेक्टली मैच नहीं है? तो ब्रह्म समाज एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रहा है, ये बिल्कुल सही है। प्रार्थना समाज, ये भी एक रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट रहा है, ये बिल्कुल सही है। अलीगढ़ मूवमेंट यानी अलीगढ़ आंदोलन जिसे हम कह रहे हैं, तो अलीगढ़ आंदोलन के विषय में भी कहा जाता है कि एक सुधारवादी आंदोलन रहा है। लेकिन अगर हम बात करें आर्य समाज की, तो आर्य समाज की स्थापना और आर्य समाज के जितने भी कार्य हैं उसे हम रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट या सुधारवादी आंदोलन के अंतर्गत नहीं रखते। इसको अगर हम देखें, आर्य समाज की स्थापना को हम देखें, तो आर्य समाज की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य था दयानंद सरस्वती का, वो ये था कि अपने जो पुरातन और प्राचीन जो संस्कृति और सभ्यता है इसको फिर से स्थापित किया जाए। तो इसको रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट के अंतर्गत नहीं लेते, इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये बिल्कुल ही सही है इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, कि वो करेक्टली मैच्ड नहीं है। अगला क्वेश्चन उठाते हैं, इन विच ईयर राजा राम मोहन राय फाउंडेड द ब्रह्म समाज? कह रहा है राजा राम मोहन राय ने किस वर्ष में ब्रह्म समाज की स्थापना की थी? ये क्वेश्चन भी आपका रिफॉर्म्स और मूवमेंट्स में से है। तो 1822, 1828, 1830 और 1833। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है 1828। 1828 में राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। आर्य समाज की स्थापना किसने की? अभी हमने पहले ही देखा कि आर्य समाज की स्थापना का जो श्रेय है वो स्वामी दयानंद सरस्वती को जाता है, और ब्रह्म समाज की स्थापना का जो कार्य है वो राजा राम मोहन राय द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, द लीडिंग लाइट ऑफ द रेनेसां मूवमेंट इन इंडिया वाज?
कह रहा है पुनर्जागरण का जो आंदोलन है, पुनर्जागरण का जो कार्य है भारत में, वो किसके नेतृत्व में शुरू हुआ या किसके कारण जो है वो आगे बढ़ा। तो ऑप्शन के रूप में अगर देखें, देवेंद्रनाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर और राम मोहन राय। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है राजा राम मोहन राय। ऐसा कहा जाता है कि सुधारवादी आंदोलन में सबसे बढ़िया कंट्रीब्यूशन जो है, सबसे बढ़िया योगदान जो है वो राजा राम मोहन राय द्वारा दिया गया है, क्योंकि इन्होंने ही सती प्रथा उन्मूलन के लिए कार्य किया, बाल विवाह के लिए कार्य किया, विधवा विवाह के लिए क्या कार्य किया, स्त्रियों की शिक्षा के संबंध में कार्य किया। तो जितना भी पुनर्जागरण का आंदोलन है वो इनके द्वारा ही चलाया गया, और इनके नाम से हम ब्रह्म समाज को भी जानते हैं। तो राजा राम मोहन राय इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। हु वॉज द फाउंडर ऑफ रामकृष्ण मिशन? ये क्वेश्चन तो आप सभी के लिए बहुत ही आसान है। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन रॉय और रामकृष्ण परमहंस। तो रामकृष्ण मिशन ये विवेकानंद के गुरु श्री रामकृष्ण परमहंस द्वारा स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है श्री रामकृष्ण परमहंस। अगला क्वेश्चन लेते हैं। द कॉल ऑफ बैक टू द वेदास वॉज गिवन बाई। कह रहा है वेदों की ओर लौटो, ये जो बात है ये किसके द्वारा कही गई, या ये जो बात है ये किसने रखी? तो अगर देखें, वेदों की ओर लौटो ये जो बात है ये स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा दी गई जब उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की। तो स्वामी दयानंद सरस्वती एक राइट आंसर के रूप में हम यहाँ पर देख सकते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक वॉज रिटन बाई वाराह मिहिर? ये प्रश्न राइटर्स और पोइट्स से है कि वाराह मिहिर द्वारा कौन सी पुस्तक लिखी गई। पहला ऑप्शन पंच सिद्धांत, दूसरा ऑप्शन बृहद संहिता, तीसरा ऑप्शन बृहद जातक, चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इस प्रश्न का जो राइट आंसर है कि वाराह मिहिर द्वारा पंच सिद्धांत भी लिखा गया, बृहद संहिता भी लिखा गया और बृहद जातक भी लिखा गया। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कि ये तीनों वाराह मिहिर द्वारा लिखी गई रचनाएं हैं। चलिए अगला प्रश्न हम लोग उठा रहे हैं मैथमेटिक्स इन इंडिया से। ये जो टॉपिक है वहां से क्वेश्चन उठा है। हु डिस्कवर्ड जीरो? जीरो की खोज किसने की, शून्य की खोज किसने की? ये आप सभी जानते हैं। आर्यभट्ट का नाम बहुत ही फेमस है कि उन्होंने शून्य की खोज की, और उनके इस कंट्रीब्यूशन की वजह से वर्ल्ड लेवल पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट मैथमेटिक्स में हुआ। अगला प्रश्न है हु वाज द ऑथर ऑफ सिद्धांत शिरोमणि? देखिए ये प्रश्न जो है ये प्रश्न भी मैथमेटिक्स से आया हुआ है। कह रहा है सिद्धांत शिरोमणि नामक पुस्तक किसने लिखी है? वाराह मिहिर, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और आर्यभट्ट। तो ऐसा कहा जाता है कि भास्कराचार्य जो रहे, भास्कराचार्य द्वारा दो प्रकार की किताबें लिखी गई। एक तो सिद्धांत शिरोमणि और दूसरा है लीलावती। तो अगर इस क्वेश्चन के राइट आंसर के रूप में देखें तो भास्कराचार्य के द्वारा सिद्धांत शिरोमणि लिखी गई। अगला प्रश्न उठाते हैं। वैल्यू ऑफ पाई, पाई का मान किसके द्वारा बताया गया? कौन सी पुस्तक में बताया गया और किसके द्वारा बताया गया? तो ये जो प्रश्न है ये बड़ा ही इम्पोर्टेंट है। तो पहले ये देखें कि पाई का जो मान है, ठीक, 3.1416 जिसे आप जानते हैं, और उसके बाद n नंबर्स तक उसकी वैल्यू जाती है। तो ये वैल्यू कैलकुलेट करने का सबसे पहली बार काम किसने किया? तो कहा जाता है कि आर्यभट्ट ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने पाई के मान को सबसे पहले निकालने का काम किया, पाई की वैल्यू को सबसे पहले आइडेंटिफाई करने का काम किया। ये अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण खोजें हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में इन चीज़ों पर काम करना और उस पीरियड में काम करना, जबकि हमारे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं थी आज के आधुनिक समय की तरह, बहुत सारे कैलकुलेशन के पैरामीटर नहीं थे, तो उस समय आर्यभट्ट ने ये काम किया, पाई की वैल्यू को कैलकुलेट किया। अगला प्रश्न उठाते हैं। द बर्थ प्लेस ऑफ आर्यभट्ट, ये प्रश्न भी मैथमेटिक्स इन इंडिया वाला ही है कि आर्यभट्ट का जन्म स्थान कहाँ है? वाराणसी, मगध, रामेश्वरम और कुसुमापुरा पाटलिपुत्र। तो ऐसा कहते हैं कि आर्यभट्ट जो है एक ऐसे गणितज्ञ थे जिनका ओरिजिन हम बिहार से जानते हैं।
तो बिहार में एक स्थान है जिसे हम पाटलिपुत्र कहते हैं। तो पाटलिपुत्र जो है, जिसे आज के समय में हम पटना कहते हैं, पटना के निकट एक स्थान है कुसुमापुरा। तो कहा जाता है कि आर्यभट्ट का जन्म जो है पटना के निकट कुसुमापुरा नामक गांव में हुआ था, और उस समय पटना को पाटलिपुत्र के नाम से जानते थे। चलिए अगला प्रश्न उठाते हैं। अ क्लासिकल एक्सपोजिशन ऑफ इंडियन मेडिसिन हु डील्स विथ ऑलमोस्ट ऑल ब्रांचेस ऑफ मेडिसिन इज। कह रहा है कि प्राचीन समय का वो कौन सा ऐसा व्यक्ति रहा जिसे हम भारत के अंदर सभी प्रकार के मेडिसिन की ब्रांचेस के जानकार के रूप में देखते हैं, या जिसने भारत में सभी प्रकार की मेडिसिन की ब्रांचेस को स्टैब्लिश करने का काम किया। ठीक, तो अगर हम इस प्रश्न को देखें तो इस प्रश्न को देखने से ये पता चलता है कि भारत में औषधि के विषय में, भारत में दवाओं के विषय में सभी ब्रांचेस, सभी शाखाओं में काम करने का जो श्रेय है वो किसे जाता है? माधवाचार्य, कश्यप संहिता, चरक संहिता और अग्निवेश संहिता। तो अगर इस क्वेश्चन को देखें तो इस क्वेश्चन में हमें चरक संहिता एक राइट ऑप्शन के रूप में दिखता है, क्योंकि ऋषि चरक जो थे उन्हें अपने समय में बहुत सारी औषधियों का ज्ञान था, और उन्होंने विभिन्न प्रकार की औषधियों को प्राप्त करने, उनको बनाए जाने की विधियों से लेकर के कहाँ से वो चीज़ें प्राप्त होती हैं, कौन कौन से स्रोत हैं, वो सारी चीज़ों के विषय में चरक संहिता में लिखा। तो कहा जाता है कि मेडिसिन में हर ब्रांच, मेडिसिन में अलग अलग शाखाओं में किस भारतीय व्यक्ति द्वारा काम किया गया, तो वो थे महर्षि चरक, और उनके द्वारा लिखी गई जो पुस्तक है वो है चरक संहिता। तो हर प्रकार की मेडिसिन की ब्रांचेस के बारे में जो पुस्तक बात करती है वो चरक संहिता है। अगला प्रश्न उठाते हैं। हु इज नोन एज द फादर ऑफ सर्जरी इन एंशिएंट इंडिया। प्राचीन भारत में फादर ऑफ सर्जरी किसे कहते थे? शल्य चिकित्सा जो है, उस शल्य चिकित्सा के जनक के रूप में हम किसे जानते हैं? तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को भी अगर उठाएं तो बात आती है जिस प्रकार से हम लोगों ने चरक का नाम लिया मेडिसिन के लिए, उसी तरह से जितने भी प्रकार की शल्य चिकित्सा है, जितने भी प्रकार की चीर फाड़ है, जो शरीर के किसी अंग की विकृति को ठीक करने का काम करना है, वो सारी चीजें सुश्रुत द्वारा की गई। ठीक, चरक का नाम औषधि के लिए आता है, पतंजलि का नाम औषधि और योग दोनों के लिए आता है, वात्स्यायन जो है इनका नाम विभिन्न प्रकार से कामशास्त्र या योग इसके लिए आता है, लेकिन सुश्रुत का नाम अगर हम लें तो सुश्रुत को हम फादर ऑफ सर्जरी कहते हैं एंशिएंट इंडिया में। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न देखें। लीलावती ऑफ भास्करा इज स्टैंडर्ड टेक्स्ट ऑन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि भास्कराचार्य एक महान गणितज्ञ थे जिन्होंने अपने समय में गणित के ऊपर दो प्रकार की पुस्तकें लिखी। पहली पुस्तक जिसे हम सिद्धांत शिरोमणि कहते हैं, और दूसरी पुस्तक जिसका नाम लीलावती है। तो प्रश्न है कि लीलावती जो है, जो भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई है, ये किस विषय की स्टैंडर्ड टेक्स्ट मानी जाती है, किस विषय की महत्वपूर्ण पुस्तक मानी जाती है? मैथमेटिक्स, सर्जरी, पोएटिक्स या लिंग्विस्टिक्स? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है मैथमेटिक्स। अगर हम लीलावती की बात करें तो लीलावती कौन थी? तो कहा जाता है कि भास्कराचार्य जो थे, भास्कराचार्य की पुत्री का नाम लीलावती था। तो अपनी पुत्री के नाम पर उन्होंने गणित के सिद्धांतों वाली पुस्तक लिखी, और ऐसा कहा जाता है कि उनकी पुत्री लीलावती भी अपने समय की बहुत प्रकांड विद्वान, ज्योतिष और गणित शास्त्री थी, गणितज्ञ थी। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है कि लीलावती भास्कराचार्य द्वारा लिखी गई, वो किस विषय पर लिखी गई? तो वो मैथमेटिक्स पे लिखी गई। अगला प्रश्न उठाते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन। भारत में मेडिसिन के फादर के रूप में किसे जानते हैं? तो अभी थोड़ी देर पहले इस स्लाइड के पहले वाली स्लाइड में हमने क्वेश्चन उठाया कि कौन एक्सपोनेंट है
कौन ऐसा व्यक्ति है जिसने भारत के अंदर मेडिसिन के ऊपर बहुत काम किया है प्राचीन समय में। तो अभी नाम लिया हम लोगों ने चरक संहिता। तो चरक संहिता पुस्तक का नाम है, और ये चरक संहिता किसने लिखी है? तो महर्षि चरक ने। तो महर्षि चरक एक ऐसे व्यक्ति थे जिन्हें हम फादर ऑफ इंडियन मेडिसिन कहते हैं, एंशियंट इंडिया का। अगला प्रश्न उठाते हैं। The iron pillar at Mehrauli in Delhi is believed to record achievements of। देखिए ये प्रश्न, मेहरौली में जो लौह स्तंभ है, दिल्ली में मेहरौली जो है, दिल्ली में मेहरौली नामक स्थान है जहां पर लौह स्तंभ पाया जाता है। तो ये लौह स्तंभ जो है किसके अचीवमेंट्स के रिकॉर्ड को प्रेजेंट करता है? अच्छा, ये प्रश्न जो है केमिस्ट्री इन इंडिया से उठाया गया है। प्राचीन समय में जो रस शास्त्र है या जो रसायन शास्त्र है, उस रसायन शास्त्र के विषय में हम बहुत सारी चीजें पढ़ रहे हैं, और उन्हीं में से एक ये भी प्रश्न आता है कि मेहरौली में, दिल्ली में जो मेहरौली है, मेहरौली में जो आयरन पिलर है, जो लौह स्तंभ है, उस लौह स्तंभ को अगर हम देखें तो उसमें न तो जंग लगती है, न उसमें रस्टिंग हो रही है, न वो खराब हो रहा है, न उस पर किसी प्रकार के बाहरी वातावरण या किसी प्रकार की चीजों का असर पड़ता है। तो वहाँ केमिस्ट्री इन इंडिया से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज किया गया। आयरन पिलर एट मेहरौली इन दिल्ली इज बिलीव्ड टू रिकॉर्ड द अचीवमेंट्स ऑफ। तो इसका सही आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के अचीवमेंट्स के बारे में उस लौह स्तंभ में सारी बातें लिखी गई हैं, और ऐसा कहा जाता है कि वो जो लौह स्तंभ है वो चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में सबसे निम्न वर्ग के जो लोग थे, सबसे निम्न वर्ग के जो आर्टिसंस थे, जो कलाकार थे, जो जो चित्रकार थे, उन लोगों ने उस पिलर को तैयार किया है। तो आप समझ सकते हैं कि प्राचीन समय में लोगों की रसायन से संबंधित जो नॉलेज है, मेटल और मटेरियल और मेटलर्जी से संबंधित जो नॉलेज है, वो कितनी स्ट्रांग रही है। चलिए, इसी के साथ हम विदा लेते हैं। आगे आपको और सारे प्रश्नों के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए हम आपसे इजाजत चाहते हैं। जाने से पहले मैं आपसे हमेशा की तरह ये बात जरूर कहूँगा कि एग्जाम्स आने वाले हैं, प्रिपरेशन करते रहिए, और हमारे चैनल्स के सारे वीडियोस को आप ज़रूर देखें। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है। तो जो नए लोग हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और जो लोग पहले से हमारे चैनल से जुड़े हैं वो हमारे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, और अपने वैल्यूएबल एडवाइसेस और कमेंट्स हमें ज़रूर पहुंचाएं। तब तक के लिए नमस्कार। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ जल्दी ही।